उत्तराखंड में इन दिनों जो दोपहर के वक्त तपती गर्मी हो रही है, उससे आने वाले दिनों में लोगों को हल्की राहत मिल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 8 मार्च से प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एंट्री का पूर्वानुमान जताया है, जो कि 11 मार्च तक देखने को मिलेगा और इसी वजह से प्रदेश में कहीं कहीं पर हल्की बारिश भी हो सकती है। वहीं ऊपरी इलाकों में खासतौर पर चमोली और उत्तरकाशी के जिलों में बर्फबारी के आसार भी बन रहे हैं। ऐसे में प्रदेश में लोगों को थोड़ी सी राहत मिलने की उम्मीद जरूर है। मार्च में इस समय ही तापमान सामान्य से ऊपर चल रहा है, तो दिन में मौसम गर्म होने लगा है, लेकिन रात में तापमान अभी भी कम है। नतीजा ये कि मौसम के उतार चढ़ाव से लोग बीमार ज्यादा पड़ने लगे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज की ओपीडी पिछले 20 दिनों से पैक है। यहाँ तक कि मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब हर फ्लोर पर ओपीडी पर्चे बनाए जा रहे हैं। मौसम का असर इस है कि हेल्थ एक्सपर्ट बताते हैं कि अस्पताल में सबसे ज्यादा खांसी जुकाम के मरीज सामने आ रहे हैं। वहीं अस्थमा के मरीजों के लिए दिक्कतें ज्यादा हैं। वेदर चेंजेस हो रहे हैं अनएक्सपेक्टेडली। गर्मी जल्दी आ गई है। आप देखें पेड़ों पे बहुत जल्दी आ गई हैं। जो इनके पोलन्स निकलते हैं ये दीज आर वेरी एलर्जिक, तो इससे एलर्जिक रिएक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है इस वक्त। इसमें आँखों की एलर्जी से शुरू करेंगे। आँखों में खुजली होने लगती है, पानी गिरना, जलन होना, नाक कान गले में खुजली, छींके, जुखाम, नाक बहना। और उधर मौसम वैज्ञानिक बताते हैं कि दिन और रात के तापमान में जमीन आसमान का अंतर है। आमतौर पर इस तरह का मौसम अप्रैल के बाद ही रहता है। विंटर सीजन ड्राई होने के चलते इस तरह की स्थिति बन गई है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बार सीजन में सामान्य से 5 से 6 डिग्री ऊपर तक तापमान जा सकता है। तो टेम्परेचर वेरिएशंस जो है बढ़ने का भी एक रीज़न रहा है, और जबकि हालांकि जो नाइट टेम्परेचर्स है वो उतने ज़्यादा नहीं बढ़े हैं जितना कि वेरिएशंस जो है हमें डे टेम्परेचर में दिख रहा है। तो टेम्परेचर लगातार बढ़े हैं और उसकी वजह से डायरेक्ट वेरिएशन ओवरऑल बढ़ गया है, जो कि स्वास्थ्य पे भी काफ़ी असर डालता है। माना जा रहा है कि इस बार अच्छी गर्मी हो सकती है। फिलहाल देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे जिलों में दोपहर का तापमान 28 डिग्री से ऊपर है। माना जा रहा है इस बार लोगों को भले ही सर्दियों का एहसास ना हुआ हो, लेकिन गर्मियां जबरदस्त पड़ सकती हैं, तो लोगों को बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, जहां पर सीएम धामी नॉर्थ 24 परगना के हिंगलगंज में परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिंगलगंज से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करते हुए जनसभा और रोड शो किया। बड़ी संख्या में उमड़ी यहां पर भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। धामी ने कहा कि बंगाल में युवाओं को कर्मवीर की जगह भत्तावीर बनाया जा रहा है और राज्य कर्ज के बोझ में दबा हुआ है। उन्होंने कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा और अवैध घुसपैठ के मुद्दे भी उठाए। साथ ही उत्तराखंड में लागू यूनिफॉर्म सिविल कोड, धर्मांतरण कानून और अवैध मदरसों पर कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा, धामी मॉडल सुशासन और निर्णायक नेतृत्व का प्रतीक बनकर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है। कि बंगाल के अंदर अब परिवर्तन होने वाला है। यहाँ पर कमल फूल की सरकार आप सब लोग बनाने वाले हो। ये कोई साधारण जनसैलाब नहीं है, ये अन्याय के खिलाफ जनसैलाब एकत्र हुआ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जनसैलाब आया है, ये तुष्टीकरण, ये भाई भतीजावाद और कानून व्यवस्था के विरुद्ध उठी जनता की जागृत चेतना है। ये भीड़ नहीं है, ये परिवर्तन का प्रचंड संकल्प है। ये उमड़ा हुआ सागर तृणमूल कांग्रेस के अत्याचारी भ्रष्ट शासन के विरुद्ध जनता के बरसों से दबे हुए आक्रोश, पीड़ा और असंतोष का विस्फोट है। आज हिंगलगंज की धरती से उठ रही ये आवाज स्पष्ट संदेश दे रही है कि अब अन्याय नहीं चलेगा,
अब तुष्टीकरण नहीं चलेगा और अब पश्चिम बदलाव बदलेगा, पूरा राज्य बदलेगा। 8 मार्च यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बीजेपी इस बार 2027 की सियासी जमीन तैयार करने में जुटी है। महिला वोटर्स को ध्यान में रखते हुए पार्टी इस बार एक तीर से दो निशाने साधने की रणनीति पर काम कर रही है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अब तक उन महिलाओं को सम्मानित करने की परंपरा रही है जिन्होंने खुद समाज में उल्लेखनीय काम कर एक मिसाल पेश की है। लेकिन इस बार बीजेपी ने सम्मान का दायरा बढ़ाते हुए उन माताओं को केंद्र में लाने का फैसला किया है जिनकी मेहनत, समर्पण और संस्कारों की बदौलत उनके बच्चे समाज में उत्कृष्ट काम कर रहे हैं। इसी सोच के तहत बीजेपी जिले स्तर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रही है। 8 और 9 मार्च को महिला मोर्चा प्रदेश भर में इन कार्यक्रमों को आयोजित करेगा, जिसके लिए महिला पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। माँ का जो काम है कई बार वो नजरअंदाज कर दिया जाता है, कई बार उसको देखा नहीं जाता है। हम सिर्फ अचीवर को देखते हैं, लेकिन अचीवर के पीछे की जो ताकत है, जिस कारण से वो अचीवमेंट हो पाई, वो ताकत कहीं ना कहीं माँ की होती है, उसकी जननी की होती है। तो उसको सम्मानित करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस बार हम वो भी करेंगे। चुनावी वर्ष है तो मतलब जाहिर सी बात है कि फोकस तो रहना ही है, महिला वोटर्स पे भी रहेगा, जो हमारी की वोटर्स हैं उस पे भी रहेगा। और चुनावी ईयर तो पूरे साल भर हम वैसे तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही चुनाव के मोड में रहती है। प्रदेश में 80 लाख से ज्यादा महिला वोटर्स हैं और बीजेपी जानती है कि महिलाओं के बीच पार्टी को एक सॉफ्ट कॉर्नर हासिल है। यही वजह है कि पार्टी के ज्यादातर सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों का केंद्र महिलाएं रहती हैं। साफ है कि सम्मान के जरिए संदेश देने और मां के जरिए परिवार तक पहुंच बनाने की ये रणनीति 2027 के चुनावी गणित से भी जुड़ी हुई है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने, मदरसा बोर्ड समाप्त करने जैसे फैसलों से राष्ट्रीय स्तर पर सियासत की सुर्खियों में रखे उत्तराखंड में अब सत्ता की हैट्रिक को लेकर बीजेपी बेहद गंभीर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जहां अपने दौरों की रफ्तार बढ़ा दी है, वहीं पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व भी उत्तराखंड पर फोकस बढ़ा चुके हैं। पहले पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा, अब 7 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड आना यही संकेत देता है। उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं, लेकिन बीजेपी में दिल्ली से लेकर देहरादून तक अभी से हलचल तेज हो गई है। 14 फरवरी को जेपी नड्डा ने उत्तराखंड का दौरा कर पार्टी की कोर कमेटी की मीटिंग ली थी। इस मीटिंग में संगठन की स्थिति, सरकार के कामकाज और आगामी चुनावों को लेकर विस्तृत मंथन किया गया। अब पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकार माने जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 मार्च को हरिद्वार पहुंच रहे हैं। सार्वजनिक कार्यक्रम के बाद वे पार्टी की एक अहम मीटिंग करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत सभी सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे। ऐसे में शाह का ये दौरा सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि संगठनात्मक और चुनावी दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और मैं कह सकता हूँ उनके द्वारा जो भी चुनाव में रणनीति के मंत्र दिए जाते हैं, वो मंत्र हर राज्य के अंदर फॉलो किए जाते हैं और वो मंत्र ही जीत के आधार होते हैं। उनको चुनाव का बहुत एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि भारत के लोकतांत्रिक चुनावी पद्धति के वो मास्टरमाइंड है। तो वो जिस बात को भी हमारे मध्य में रखेंगे, हम उसको बहुत प्लानिंग के साथ उसको धड़ा पे उतारेंगे। और क्योंकि अब हैट्रिक बनाना हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़ेंगे। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह करीब 1 घंटे तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत बीजेपी की टॉप लीडरशिप के साथ मंथन करेंगे। इस मीटिंग में संगठन की मजबूती, बूथ मैनेजमेंट, विपक्ष की भूमिका, सरकार के कामकाज की राजनीतिक प्रस्तुति और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए रोड मैप तय किए जाने की संभावना है। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद बीजेपी औपचारिक तौर पर चुनावी मोड में आ सकती है। बीजेपी का टारगेट इस बार ये रहेगा कि जो सीटें हमारे पास नहीं है,
अभी जहां जहां हम विधानसभा की सीटों पर नहीं हैं, उन सीट्स पर, उन विधानसभाओं में क्या मुद्दे हैं, वहां पर विधायक लोग कितना विकास कर पाए हैं और वहां पर हम कैसे अपनी सीटें लेकर आए, ये हमारे लिए एक बहुत ही प्रमुख बात रहेगी। जानकारों की माने तो गुजरात और उत्तराखंड 2 ऐसे राज्य रहे हैं जिन्हें बीजेपी की राजनीतिक प्रयोगशाला माना जाता है। खासकर जनसंघ के जमाने से उठती आई यूसीसी लागू करने जैसी मांग को धरातल पर लागू करने जैसे अपने फैसले के कारण उत्तराखंड पिछले कुछ समय में देश भर में सुर्खियों में बना रहा है। अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती उत्तराखंड में सत्ता की हैट्रिक की है और इसके लिए खुद बीजेपी के सियासी चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह मैदान में है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बीजेपी पर हमला बोला है। मंत्रिमंडल विस्तार न होने पर यशपाल ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार न होना कई सवाल खड़े करता है और मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने से कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। यशपाल आर्य ने कहा कि बीजेपी के अंदर गुटबाजी हावी है और सरकार संगठन के बीच तालमेल की भारी कमी नजर आती है और इसका खामियाजा जनता को हमेशा उठाना पड़ता है। और जो सवाल भाजपा के वरिष्ठ नेता विधायक कर रहे हैं, भाजपा सरकार से सवाल कर रहे हैं, तो वही सवाल हम भी उनसे पूछना चाहते थे। इसका मायने ये है कि सरकार अपना नियंत्रण खो चुकी है और पार्टी और संगठन और सरकार में भी तालमेल नहीं है। इस बात का संकेत आने वाले चुनाव में दिखाई भी देगा। देहरादून की डीएम सविन बंसल ने आंगनबाड़ी के सामान को लेकर रुड़की सेंट्रल गोदाम का औचक निरीक्षण किया तो कई खामियां इसमें पाई गई। राज्य के आंगनबाड़ी सेंटर्स तक पहुंच रहे इन राशन की क्वालिटी इतनी खराब पाई गई कि डीएम ने डिस्पैच हो रहे राशन की तुरंत सैंपलिंग के निर्देश दिए। रुड़की के इसी सेंट्रल गोदाम से गढ़वाल और कुमाऊं में सप्लाई होती है। जांच में खजूर और केले के चिप्स के पैकेट्स पर मैन्युफैक्चरर और एक्सपायरी तारीख संदिग्ध पाई गई है, जबकि कई पैकेटों पर तारीख लिखी ही नहीं थी। पैकेटों पर छपी तारीख की जगह पर स्टैंप लगी हुई मिली है। गोदाम का संचालन मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया और वहां पर तापमान बनाए रखने की कोई व्यवस्था नहीं थी। जांच में ये भी सामने आया कि दिसंबर और जनवरी के महीने में अंडों पर जो एक्सपायरी डेट लिखी गई थी, जो कि दिसंबर और जनवरी में मैन्युफैक्चरर हुए थे, इसके अलावा कई अन्य भी खाद्य पदार्थ थे, मार्च में वितरित उनको किया जा रहा था, जो कि एक्सपायर दिसंबर और जनवरी में हो चुके थे। रजिस्टर अद्यतन नहीं मिले हैं। इसके अलावा सामग्री आपूर्ति करने वाले द्वारा जारी क्वालिटी सर्टिफिकेट भी उपलब्ध यहाँ पर नहीं थे। रानीखेत के चौबटिया में भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास जारी है। 24 फरवरी से शुरू हुआ अभ्यास 9 मार्च तक चलेगा, जिसमें भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस के 120 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। जापान की ओर 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट और भारत की ओर से लद्दाख स्काउट की टुकड़ी शामिल है। सैन्य अभ्यास में आतंकवाद से निपटने की रणनीति पर ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें हेलीबोर्न ऑपरेशन, कॉर्डन एंड सर्च, हाउस इंटरवेंशन और सर्विलांस जैसी गतिविधियों का भी अभ्यास किया जा रहा है। उत्तराखंड में पुलिस की व्यवस्था को और ज्यादा आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अब प्रदेश में भी E0 FIR व्यवस्था लागू होने वाली है। उत्तराखंड जल्द ही देश का तीसरा ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां पर E0 FIR व्यवस्था लागू होगी। दरअसल हरिद्वार में 7 मार्च को आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस प्रणाली का औपचारिक रूप से शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर नए आपराधिक कानूनों और पुलिस की आधुनिक कार्यप्रणाली से जुड़ी एक विशेष प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। इसके तहत कोई भी पीड़ित व्यक्ति ऑनलाइन माध्यम से कहीं पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। एक न्याय संहिताओं के अनुपालन के लिए एक प्रदर्शनी का आयोजित करने जा रहा है, जो हरिद्वार में बैरागी कैंप में आयोजित की जा रही है। इसमें न्याय संहिताओं में जो नागरिकों को मिलने वाली विशेष सुविधाएं जो पुराने अंग्रेजों के ज़माने के कानूनों से इतर
हमारे देश के जो नए न्याय संहिता बनी है उसमें जो विशेष प्रावधान है उनकी शोकेसिंग की जाएगी। और चलिए अब एक नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। उधम सिंह नगर के नानक मत्ता की नानक सागर डैम से 19 साल के जसवीर सिंह का शव यहां पर बरामद किया गया है। गुरुवार को जसवीर डूब गया था। चक्राता में टॉन्स नदी में लापता ड्राइवर का 17 दिन के बाद शव बरामद हुआ है। 16 फरवरी को गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होकर नदी में गिर गई थी। हरिद्वार के बिशनपुर कुंडी गांव में होली के जश्न के दौरान बवाल हो गया। दो पक्षों में लाठी डंडे और पत्थरबाजी हुई। देहरादून के गांधीग्राम में फलों की बिक्री को लेकर दो पक्षों में गाली गलौज हुई, मारपीट हुई। पुलिस ने किसी तरह से मामले को शांत कराया। हरिद्वार के लक्सर में मामूली बात पर दो पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों में भिड़ंत हो गई। 3 लोग घायल हो गए। देहरादून की निरंजनपुर मंडी में आग लगने से 3 दुकानों को नुकसान पहुंचा है। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, आग पर काबू पाया गया। विकासनगर में खनन विभाग की छापेमारी में 8 ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज किया गया। 3 खनन पट्टों को भी सीज किया गया। रुद्रपुर में कई महीनों से बंधक नाबालिग लड़की को बरामद किया गया है। साथ ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। महिला कांग्रेस ने सोशल मीडिया में अलग अलग नामों से चल रहे पेजों को लेकर देहरादून एसएसपी से शिकायत की है। साथ ही जल्द कार्रवाई की मांग की। रुद्रप्रयाग पुलिस ने जनता की समस्याओं के निपटाने के लिए रात में चौपाल लगाई है, जिसमें कई लोगों की समस्याओं को सुना गया है। उत्तराखंड के उपभोक्ताओं को पानी सप्लाई करने वाला जिम्मेदार जल संस्थान अपने लोगों को फ्री में पानी पिला रहा है और ये दरियादिली दशकों से चलती आ रही है। आरटीआई में इस बात का खुलासा हुआ है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में पानी की सप्लाई के लिए जिम्मेदार जल संस्थान आजकल बकायेदारों से वसूली अभियान चला रहा है। हजारों उपभोक्ताओं से 1300 रुपए तक के पेंडिंग बिलों की वसूली के लिए कनेक्शन काटने की धमकी भी दी जा रही है। लेकिन जल संस्थान अपने कर्मचारियों को लाखों लीटर पानी हर महीने मुफ्त में पिला रहा है और इस बात का खुलासा एक आरटीआई से हुआ है कि जो जल संस्थान अवैध कनेक्शन के नोटिस जारी कर रहा है और अगर हम पेयजल के पानी को अपने घर के किचन में यूज करते हैं तो वो हमें नोटिस दे देता है। लेकिन वही जल संस्थान के जब मुख्यालय में हमने सूचना लगाई और उनके कार्यालयों में पेयजल कनेक्शन की जानकारी मांगी गई कि इस कार्यालयों में ये पेयजल जो कनेक्शन है वो किसके नाम पर दर्ज है और अब तक 1 साल का इनका कितना बिल हुआ है, तो बड़ा अचंभित करने वाला मामला है कि इन कार्यालयों में कोई कनेक्शन आज तक लिए ही नहीं गए। राजधानी देहरादून के अभी मैंने देहरादून जनपद के मांगे हैं तो 10 से 15 ऑफिसों की ये जानकारी जो इन्होंने उपलब्ध कराई है उसमें स्पष्ट है कि कहीं पर भी कोई अभी तक इसमें कनेक्शन नहीं है। जानकारी के अनुसार प्रदेश भर में 40 से अधिक ऐसे ऑफिस चिन्हित किए गए हैं जहां पानी का कोई बिल नहीं आता। बात सिर्फ दफ्तरों तक सीमित नहीं है बल्कि उन सैकड़ों कर्मचारियों को भी बिल से माफी है जो सरकारी घरों में रहते हैं। बड़े अधिकारी मानते हैं कि इस तरह चूक बड़ी है और ये बिल्कुल ठीक था। उन्होंने इसका संज्ञान दिया और अब हमने सभी अपने ऑफिसेस को कहा है कि वो भी कनेक्शन को प्रॉपरली ले करके उसका बिल पे करें, तभी दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी ना। पानी और बिजली 2 मूलभूत जरूरतें हैं जिनके एवज में लाखों उपभोक्ता बिल चुकाते हैं। अगर देर हो गई तो फाइन और दूसरे एक्शन भी झेलते हैं, लेकिन सरकारी सिस्टम के आगे नियम सरेंडर कर देते हैं। अब देखना यह है कि जल संस्थान कैसे और कब तक अपने लोगों से पानी के एवज में बिल को वसूल पाता है। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज 18, देहरादून। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का नया मुकाम हासिल हो गया है न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड को, क्योंकि यूट्यूब का जो चैनल है न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड का, उस पर 10 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। यूट्यूब पर न्यूज 18 यूपी यूके का ये नया मुकाम, जहां पर 1 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स अब चैनल पर हो गए हैं और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।